हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। हम लोग यहाँ नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि टीचर्स एग्ज़ाम्स के इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी तैयारी करते हैं। और इस सीरीज़ में प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर लिया है। उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें डील किया जा चुका है। अगर आपने पाषाण काल नहीं देखा है तो आप जा कर के पाषाण काल के वो 7 वीडियो देख लें। बहुत ही आसान शब्दों में आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को किस प्रकार टैकल करना है समझाया गया है। और पाषाण काल के बाद आज दूसरी सीरीज़ शुरू हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, जो हमारे नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से, असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी अवधारणाओं को समझते हुए उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर का, जो कि यहाँ ये टीजीटी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पशु समूहों में, है ना, यहाँ पशुओं का समूह दे रखा है और पूछ रहा है कि कौन सा समूह मोहनजोदारो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो दोस्तों मोहनजोदारो क्या है? तो मोहनजोदारो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो, ठीक है, तो मोहनजोदारो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की 6-7 महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर है। जैसे लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा और बनवाली, कालीबंगा, ये सब महत्वपूर्ण शहर है। उन्हीं शहरों में से मोहनजोदारो भी एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, ये जो है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये अभी वर्तमान में किस जगह है? तो ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और कई बार तो क्वेश्चंस ये आते हैं, ये वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ लिए गए हैं कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, या इसे कहीं कहीं सिंध का बाग भी कहा गया है ना, सिंध का बाग यानी बगीचा। और कहीं कहीं इंग्लिश में मृतकों और टीला को डेड ऑफ माउंटेन या डेड ऑफ माउंटेन के नाम से ही कहीं कहीं लिखा रहता है। तो आप उसे समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मोहनजोदारो के रिस्पेक्ट में आप काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इसमें अब यहाँ सवाल ये है कि मोहनजोदारो से ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो उसी तरह मोहनजोदारो से हमें एक मूहर प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? एक मूहर प्राप्त हुआ है। ये मूहर, इस मूहर पर कुल 6 जानवर अंकित हैं। कितने जानवर अंकित हैं? 6 जानवर अंकित हैं। ठीक है ना, कितने जानवर अंकित हैं? 6 जानवर अंकित हैं, यानी 6 जानवरों का चित्र है। और बीच में एक योगी के मुद्रा में एक व्यक्ति को बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसे पशुपति कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? एक पशुपति कहा गया है। और इसी पशुपति को कहीं कहीं पुरुष देवता भी कहा गया है। ठीक है ना, इसे क्या कहा गया है? इसे पुरुष देवता कहा गया है। ठीक है, पुरुष देवता ये कौन है? पशुपति हैं, पशुपतिनाथ हैं। तो इनमें कुल कितने जानवरों का अंकन है? कुल 6 जानवरों का अंकन है। तो बताया जाता है कि इसमें दाहिनी ओर, ठीक है ना, यानी ये दाहिनी ओर यानी दाईं ओर जो चित्र अंकित है इस मूहर में, इनके दाहिनी ओर चीता है और हाथी है। ठीक है दोस्तों, क्या है? चीता है और हाथी है। और बाईं ओर क्या बताया गया है? बाईं ओर बताया गया है गैंडा प्लस भैंसा। ठीक है, गैंडा प्लस भैंसा। और यहाँ पैर के नीचे 2 हिरन के बच्चे हैं। ठीक है, तो पैर के नीचे कितने हिरन हैं? 2 हिरन हैं। तो हो गए ना, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो कुल मिला के कितने जानवर हो गए? 6 जानवर हो गए। तो अब यहाँ वही सवाल है कि इन 6 जानवरों के समूह में इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, शेर दिख रहा है, सिंह। तो सिंह तो वैसे भी नहीं है इस मूहर में, तो वैसे ही ऑप्शन कट गया, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें वृषभ
भी जो है कि वर्णन में नहीं है इन 6 जानवरों में, तो वृषभ भी कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर तीसरे ऑप्शन में फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें शेर भी दे दिया है, वृषभ भी दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन फिर भी कट जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन में गैंडा भी है, भैंसा भी है, हाथी भी है ना। तो गैंडा भी हो गया, भैंसा भी हो गया और हाथी भी हो गया। ठीक है, कहीं कहीं हिरण को व्याघ्र कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हिरण को क्या कहा गया? व्याघ्र कहा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। एक का सही उत्तर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद कर लें। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते थे वो सारे फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। आप इन्हें इस तरह के फैक्ट्स को ज़रूर नोट करें ताकि आपका एक सवाल से 10 सवाल सॉल्व हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ठीक है, तो अब यहाँ सवाल होता है कि भारतीय संस्कृति के उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो इसको ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन हमारा ये है कि पूर्वी भाग में हुआ, या पश्चिमी भाग में हुआ, या उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ, या दक्षिणी भाग में हुआ। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारा भारत का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा भारत का पोर्शन है और ये हमारा भारत का हेड। तो सबसे पहली बात, भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो हड़प्पा संस्कृति मिली हमें, वो हमें पश्चिमी भाग में मिली है, यानी इस तरफ, वेस्ट, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल सिंधु नदी के किनारे मिला, तो सिंधु नदी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान भारत के किधर? पश्चिमी दिशा में पड़ता है। इसीलिए इस संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी तरफ ही इसका उदय हुआ। ठीक है, और इसके पश्चिमी ही भाग में हड़प्पा नामक स्थल भी है, जहाँ से स्थल में पहली बार हड़प्पा से कुछ सामान मिला, कुछ खोज हुई। तो अब जैसे दोस्तों एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एक ही सभ्यता को दो नामों से क्यों जानते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि इनमें बहुत सारे स्थल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई है। तो इनमें नदी के किनारे जो पहला स्थल प्राप्त हुआ, नदी के किनारे जो पहला स्थल प्राप्त हुआ वह सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो नदियों में जो सबसे पहला स्थल प्राप्त हुआ वह सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ, इसीलिए सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। लेकिन स्थलों में जहाँ नदी नहीं है ना, थल में बात हो रही है, स्थलों में अगर कहीं कुछ प्राप्त हुआ तो वह हड़प्पा नामक स्थान से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों के दोनों किधर किस दिशा में पड़ते हैं? तो पश्चिमी दिशा में पड़ते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों सिंधु घाटी के निवासियों को, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, हमने टेक्स्ट बुक पर रखी है तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। ठीक है, आभूषण के शौकीन थे। ठीक, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, इसका मतलब वो लोग सोना चांदी तो डेफिनेटली वो उनके आभूषण पहनते थे। और तांबा, है ना, तांबा का निर्यात वो मंगाया करते थे। तांबा वो मंगाते थे राजस्थान से। कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान के खेतरी से, है ना, राजस्थान के खेतरी से। ठीक, तो अगर उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था तो वह ज्ञान नहीं था लोहे का, क्योंकि लोहे की खोज ही हुई है दोस्तों 1000 BC में। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेशन है वह सेशन हमें 2600 से 1900 देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू NCERT और विभिन्न प्रकार की किताबें। ठीक है, तो 2600 से 1900, किसी किसी पुस्तक में 2350 से 1750, किसी किसी बुक में 2300 से 1700 ऐसे लिखा रहता है। तो अभी अपडेटेड में तो 2600 से 1900 चल रहा है BC। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं BC क्या होता है, हम लोग उल्टा काउंट करते हैं। तो इस समय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोहा जब खुद ही खोज हुआ है 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और इस समय तो 2600 से 1900 के बीच में जब ये सभ्यता रही, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 800 से 900 साल का अंतर है, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्हें लोहा का ज्ञान
नहीं था दोस्तों। धातुओं में इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था और पशुओं में इन्हें अश्व यानी घोड़ा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पशुओं में अश्व यानी घोड़ा का ज्ञान नहीं था। क्लियर है? ये सारे फैक्ट्स ज़रूर नोट कर लें बिंदुवार ढंग से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक सींग वाला बैल, ठीक है ना, एक सींग वाला बैल था, क्या था? तो एक सींग वाला बैल जो इनका बनता था, इनके मुहरों पर एक सींग वाला बैल प्राप्त हुआ दोस्तों। एक सींग वाला, है ना, बैल कुछ इस प्रकार से है, ये मैं रफली बना दे रहा हूँ। तो बैल है, और बैल जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, बैल का अगर ये फ्रंट मुंह हो जाए और ये आँख हो जाए, ये नाक हो जाए, तो सॉरी मैंने आदमी का बना दिया, माफ़ कीजिएगा, मुझे ड्राइंग नहीं आती। तो बैल हो, बकरी हो, गाय हो, हम लोग हमेशा देखते हैं कि दो तरफ की सींग होती है ना, इस तरह की सींग होती है। लेकिन इन लोगों में एक ऐसे जानवर की कल्पना कर रखी थी जिसके एक सींग ही थे, बस एक सींग ही। तो कहीं कहीं आता है कि एक श्रृंगी पशुओं का अंकन मिला है इनके मुहरों पर। तो एक श्रृंगी जो थे ये यूनिकॉर्न कहलाते थे, यूनिकॉर्न। ठीक है, और देखने में चूँकि बैल या भैंस जैसे रखते थे तो इसीलिए कहीं कहीं इन्हें वृषभ भी कहा गया है। हालांकि ऑप्शन में वृषभ रहेगा तो वृषभ तो मानना ही होगा हम लोगों को, लेकिन वृषभ इस सही शब्द इसके लिए वृषभ नहीं है, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न एक सींग वाला पशु कभी होता नहीं है ना। तो ये एक कल्पना थी जो इन्होंने कल्पना के आधार पर रखी थी, और ये इनके लिए जो है कि बहुत ही पवित्र पशु थी। इसे ये गॉड के रूप में मानते थे और इसकी पूजा किया करते थे। एक सींग वाला जानवर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, है ना, कुबड़ वाला सांड, है ना, कहीं कहीं आप सांड जब देखे होंगे तो उनका ना पीठ पे इस टाइप से कुबड़ निकला रहता था। तो कुबड़ वाले सांड भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कुबड़ वाले सांड, लेकिन किसके पहले कौन? पहले तो भाई यूनिकॉर्न ही, है ना। पहले कौन? पहले यूनिकॉर्न, यानी कि एक सींग वाला बैल। सबसे पहले नंबर पे कौन इनके लिए महत्वपूर्ण था? एक सींग वाला बैल महत्वपूर्ण था। उसके बाद यानी सेकंड नंबर पे कुबड़ वाले सांड इनके लिए महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, और जो वृषभ होता था ना, जो वृषभ मैंने बताया, इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। मैं शक्ति लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे शक्ति प्रतीक। ठीक है, शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, और इन लोगों के समय में नाग पूजा भी होती थी। ये लोग नाग पूजा भी करते थे। इन लोगों के धार्मिक विश्वासों का इन्हीं सब से हमें पता चलता है कि ये लोग नाग पूजा भी करते थे। कुछ मोड़ों पर नागों की भी जो है कि हमें मिले हैं प्रमाण, उनके चित्र अंकित हैं। और नाग पूजा का प्रमाण हमें मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से मिला है। तो इस क्वेश्चन से देखिए आप कितने सारे फैक्ट्स निकल गए। चाहे वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे या डायरेक्टली पूछे, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं और इसमें बताए गए एक एक फैक्ट्स को नोट कर रहे हैं तो। और मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों, देखिए वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से या कोई ऐसे ही नॉर्मल किसी बुक से ला करके बता रहा हूँ, नहीं, ऐसी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के काल के लोग घर बनाते थे। ठीक है, तो किस प्रकार के घर बनाते थे? तो देखिए, ऐसे तो दोस्तों इन लोगों के घर कच्ची पक्की दोनों ही ईंटों के बनते थे, लेकिन सामान्यतः अगर कच्ची और पक्की दोनों दिया रहे तो हमें पक्की ईंटों के ही मानने हैं। क्योंकि इन लोगों में जो ईंट बनाते थे, ये लोग धूप में सुखा करके एकदम पक्की ईंट बनाते थे। इनके जो भवन बनते थे, इनके पास जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था, वह भवन पक्की ईंटों के ही बनते थे। ठीक है ना, वह भवन किसके बनते थे? पक्की ईंटों के ही बनते थे। और इनकी ईंटों का अनुपात 4:1 होता था। कहीं कहीं इस अनुपात को और डील करके भी लिखा गया है, तो आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। अब भवन जो भी होते थे, कोई भी भवन बहुमंजिला ही होते थे, यानी 2 मंजिला से नीचे कोई भी भवन यहाँ देखने को नहीं मिला है ना, बहुमंजिले होते थे। ठीक है, और अधिकतर घरों में सीढ़ियाँ ही मिली हैं। तो सीढ़ियाँ मिली हैं, इसीलिए ये लोग इस बात का अनुमान लगाते हैं कि यह भवन बहुमंजिला होती थी। ठीक है, तो अधिकतर भवनों में क्या है? सीढ़ियाँ भी मिली हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के तहत
एकमात्र जगह कौन सी है जहाँ 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? नौका घाट समझते हैं दोस्तों, जिसको गोदीवारा कहते हैं। नदी के किनारे जो माल उतारा जाता है, रखा जाता है, बंदरगाह जिसे कहते हैं, है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है दोस्तों, उसका नाम है लोथल। और लोथल ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लोथल कहाँ पड़ता है, तो लोथल अपने भारत देश के गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पड़ता है? भारत देश के गुजरात में पड़ता है। यह जो लोथल था बहुत बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या था दोस्तों? बंदरगाह था। बंदरगाह क्या होता है आप लोग जानते हैं? नदी किनारे जो भी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग नदियों के रास्ते से जो माल पहुंचाते हैं, माल जहां उतरता है वह बंदरगाह कहलाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है ना। विश्व का सबसे क्या है? प्राचीनतम बंदरगाह है। विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक है ना। और इस बंदरगाह का जो साइज़ बताया गया वो क्या बताया गया है? 214 गुने 36 मीटर, ठीक है। यानी 214 गुने 36 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। और सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना भी इसे माना गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई लोगों ने अलग अलग कारण दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के अलग अलग कारण हैं, तो उन कारणों को हमें मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। तो उन कारणों को हमें मिलान करना है और मिलान करने में बताना है कि किस विद्वान ने कौन सा कारण दिया। तो गार्डन चाइल्ड जो थे दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आर्य आए और आर्यों ने उन्हें ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आर्य आए, आर्यों ने उसे ख़त्म कर दिया, है ना। तो इसका ऑप्शन, अब आर्य क्या थे? विदेशी थे। तो अब ये समझिए आर्य तो यहाँ लिखा नहीं गया, अब आर्य ढूंढते रह जाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो आर्य विदेशी थे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला मिला देंगे पहले में, ठीक है। उसके बाद ऑरियल एस्टाइन ने कहा कि यह जो है जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। मतलब अचानक मान लीजिए सूखा पड़ना शुरू हो गया हो, बाढ़ आ गया हो, खाना नहीं मिलता हो, भोजन नहीं बनता हो, किसान ने खेती करना छोड़ दिया हो, मतलब 10 तरह की सारी प्रॉब्लम्स, जलवायु परिवर्तन एक साथ आ गई हो, जिस वजह से जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। BN मिश्र ने कहा भूगर्भीय स्थलीय परिवर्तन हुआ, मतलब भूमि अचानक से, मतलब भूमि में हिली डुली, भूकंप आया और उससे तहस नहस हो गया। डलस ने कहा कुछ भौगोलिक घटनाक्रम हुआ होगा, है ना। तो इन चारों का सही उत्तर हो जाएगा डी। चारों ने अपना अपना सही दिया, लेकिन मान्य मत जो आज तक जो हम लोग मानते हैं वह जलवायुगत परिवर्तन ही मानते हैं, जो ऑरेंज स्टाइन का है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अब हमें अपडेटिंग के हिसाब से यहाँ समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा है, ठीक है। लोथल का क्या है? गोदीवाड़ा। लेकिन लोथल का गोदीवाड़ा इसमें नहीं है, ठीक है ना। लोथल का गोदीवाड़ा इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसमें ऑप्शन मैं ई बना देता हूँ और लिख देता हूँ लोथल का गोदीवाड़ा, ठीक है। ये PGT 2000 का सवाल है, लोथल का गोदीवाड़ा। लेकिन एक बात, 2000 में जब ये सवाल आया था तो उस सवाल के हिसाब से यह उत्तर सही है, लेकिन समय समय पे इस पर रिसर्च होता रहता है। कहीं कहीं सबसे बड़ी इमारत को, अन्नागार को सबसे बड़ी इमारत भी कहा गया है कहीं कहीं। तो अलग अलग पुस्तक में अलग अलग ही बातें रहती हैं। ये 2000 के हिसाब से हो सकता है आने वाले समय में जब रिसर्च हुआ हो तो अन्नागार ही सबसे बड़ी इमारत हो गई हो चुकी है। इन सब पे रिसर्च आज भी जारी है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा स्मारक अगर पूछे, स्मारक, तो वह स्नानागार है दोस्तों, स्मारक। और इमारत पूछे तब हमारा अन्नागार या गोदीवाड़ा लोथल वाला होगा। लेकिन स्मारक पूछे, है ना, तो हमारा स्मारक क्या है? स्नानागार है, ठीक है। तो मोहनजोदारो से ही स्नानागार प्राप्त हुआ है। और अन्नागार कहाँ है? हड़प्पा में, नहीं सॉरी, अन्नागार भी मोहनजोदारो में ही है। स्नानागार और अन्नागार दोनों, ठीक है ना। स्नानागार और अन्नागार दोनों कहाँ है? मोहनजोदारो में ही है। मोहनजोदारो में दोनों है, क्या है?
अन्नागार जहाँ अनाज जमा करके रखा जाता है, ठीक है, और स्नानागार जहाँ सामूहिक रूप से लोग नहाते धोते थे, वहाँ हो सकता है पूजा का अनुष्ठानिक रूप से काम किया करते थे। ये स्नानागार एक मोहनजोदारो से मिला है, जो कि इस तरह से लंबाई है, इसके दोनों ओर से उतरने के लिए आराम से अपने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, है ना। ये एक तरह का बहुत बड़ा कुंड टाइप का है। इसमें इसी स्नानागार में कुआं प्राप्त हुआ है, तो लोग संभवतः कहते हैं इसी कुएं से इस पूरे स्नानागार में पानी आता होगा। लोग इसमें अपना नहाते थे, है ना। इसमें जगह जगह पर कोठरियाँ बनी रखी हैं। इन कोठरियों के अंदर छोटे छोटे, इसको ड्रेस चेंजिंग रूम कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े खूंटी अंदर में टांगे गए हैं। तो लोग मानते होंगे कि नहाने के बाद या यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद लोग इसी रूम में जाकर के अपना वस्त्र बदलने का काम किया करते होंगे या धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक स्नानागार में हैं। तो ये स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदारो से। इसीलिए सबसे बड़ा क्या है? स्मारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो के महान स्नानागार की खोज किसने की? अभी हम लोग स्नानागार के बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब वही सवाल है, मोहनजोदारो के स्नानागार की खोज किसने की? तो मोहनजोदारो के स्नानागार की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम राखाल दास बनर्जी था दोस्तों, ठीक है। राखाल दास यानी R.D. बनर्जी ने की थी, ठीक है। और इसकी खोज R.D. बनर्जी ने कब की थी? तो 1922 में की थी, ठीक है, 1922 में। तो इस तरह से सवाल आता है मोहनजोदारो की खोज किसने की? तब राखाल दास बनर्जी ने की। कब की? तो 1922 में की, ठीक है ना। और अगर आए कि हड़प्पा की खोज कब हुई? तो हड़प्पा की खोज की थी सर दयाराम साहनी ने, है ना, दयाराम साहनी, ठीक है ना। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, 21 में, ठीक है, हड़प्पा। तो पहले हड़प्पा नामक स्थान मिला, उसके बाद फिर राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदारो, जस्ट 1 साल बाद मोहनजोदारो मिला। तो पहले हड़प्पा मिला, फिर मोहनजोदारो मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संबंध मिलता है? तो दोस्तों एक बात हमेशा आप याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही स्वास्तिक का जो चिन्ह, जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। ये स्वास्तिक का चिन्ह जो दरवाजे पर या किसी पवित्र जगह पर या पूजा के स्थान पर बनाया जाता है, इसका सबसे पहला और प्राचीनतम जो हमारे पास साक्ष्य मिला है, जो सोर्स मिला है, जो स्रोत मिला है, वह हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सो दोस्तों, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं अगली वीडियो में इस तरह के और भी बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आने वाला हूं। तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।